हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये BHDC 134 का है, ठीक है ना, हिंदी गद्य का। और इसमें यूनिट 9 ले लेते हैं, ब्लॉक 2 का यूनिट 9। ब्लॉक 1 कंप्लीट हो चुका है, ब्लॉक 2 का ये यूनिट 9 एंड 10 लेंगे इसमें। तो ये भी यूनिट आज जो ये ब्लॉक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर जल्दी से आज हम इसके बाद ले लेंगे ब्लॉक 3, और इस तरह से आज जो आपका है BHDC 134 कंप्लीट करा देंगे। तो यूनिट 9 में वापसी ले लेंगे। वापसी में वाचन देखेंगे। वाचन का मतलब होता है कहानी जो होती है, ठीक है ना। ओके। और संदर्भ सहित व्याख्या भी देखेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आपके इसमें भी क्वेश्चन आता है व्याख्या लिखने के लिए, फिर उसको आपको संदर्भ लिख के व्याख्या करनी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद यूनिट जो है 10 ले लेंगे। 10 में ही वापसी का क्या देखेंगे, अंतर वस्तु और कथासार कथानक वगैरह, ठीक है। तो ये जो कहानी है वापसी आपकी ऊषा प्रियबंदा की है, जिनका जन्म 1930 में। नई कहानी आंदोलन से जुड़ी प्रमुख कथाकार है ये ऊषा प्रियबंदा, ठीक है। नई कहानी आंदोलन में कई कहानी लेखकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उषा प्रियबंदा के साथ साथ कृष्णा सोबती और मुन्नू भंडारी का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उषा प्रियबंदा का जन्म कानपुर में हुआ था, और इन्होंने अंग्रेजी में MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया, पढ़ाया भी। फुल ब्राइट छात्रवृत्ति मिलने पर उषा प्रियबंदा अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने पोस्ट डायरेक्टेड की पढ़ाई की और बाद में वही विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, ठीक है। उषा प्रियबंदा ने कहानी के अलावा कई उपन्यास भी लिखे, जिनमें 55 खंबे, लाल दीवारें, बनवास और रुकोगी नहीं राधिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें कई कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, ठीक है। ये मध्यम वर्गीय परिवार से इनका जीवन जुड़ा रहा है। इनके लेख सारे इनके जो लेख थे अधिकतर शहरी मध्यम वर्गीय जीवन से जुड़े रहे हैं, ठीक है। और विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवार संबंध में आने वाले तनाव और संघर्ष को उन्होंने अपनी कहानी में पेश किया है। तो कहानी का वाचन देख लेते हैं। वापसी, इसमें गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान एक नजर दौड़ाई। 2 बॉक्स, डोलची, बाल्टी। यह डिब्बा कैसा है गणेशी, उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए। कहा बाबूजी को पसंद है। अब कहा हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेही आदर में सहज संसार से उसका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा। आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर पर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने ही वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन के रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे, और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में बिछोए एक दुर्लभ लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश में उन्होंने अकेले रहकर काटा। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वे अपने परिवार के साथ रह सकेंगे, और इसी आशा के सहारे वे अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशन पर रह रहे थे। उनके बच्चे, पत्नी शहर में, जिनमें पढ़ाई में बाधा ना हो जिससे। और गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे, स्नेह के आकांक्षी भी थे। और जब परिवार साथ था तो ड्यूटी से लौटकर बच्चों को हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, और उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सोना पर भर उठा था। तो यही था, ये कहानी है आप, ठीक है। थोड़ी कहानी नहीं देखेंगे, क्योंकि आगे चल के जो कथा सार है उसमें हम इस कहानी को पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर कहानी है क्या। पूरी कहानी आपको पढ़नी है, मुझे नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। यदि आप लोग के पास PDF नहीं है तो बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में PDF डाल दूंगी, ठीक है ना। कहानी सार देख लेते जो इम्पोर्टेंट है।
तो उषा प्रियवंदा की प्रख्यात जो कहानी वापसी है, एक रिटायर्ड व्यक्ति गजाधर बाबू के अकेलेपन की कहानी है। ठीक है, अब ये समझ में आएगा। गजाधर बाबू 35 साल की रेलवे की नौकरी के बाद रिटायर होकर अपने घर परिवार के बीच लौटते हैं, जहां उनकी पत्नी, विवाहित बेटा अमर और उनकी पत्नी यानी उनकी बहू और छोटा बेटा नरेंद्र और बेटी बसंती रहती है, यानी उनके नाती पोते भी हैं। गजाधर बाबू के लौटने से घर की पहले से चली आ रही व्यवस्था में व्यवधान पड़ जाता है। वे जिस भावात्मक स्वागत की उम्मीद अपनी पत्नी और बच्चों से कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं होता और इसके विपरीत सभी को एक ऐसा महसूस होता है कि गजाधर बाबू के आने से उनकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप हो रहा है। पिता होने के नाते वे पत्नी और बच्चों से जिस ममत्व की आशा कर रहे थे, वह तो नहीं मिलता। इसके विपरीत उन्हें महसूस होता है कि उस घर में तो उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। पहले उनकी चारपाई बैठक में लगाई जाती थी, बाद में बहू के एतराज करने पर उनसे पूछे बिना उनकी कोठरी में डाल दिया जाता है। पत्नी शिकायत करती है कि घर के कामकाज में ना बेटी मदद करती ना बहू, लेकिन जब बेटी और बहू को खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो इससे कोई पसंद नहीं करता। घर खर्च को सीमित करने के लिए जब वे नौकरी को छुट्टी दे देते हैं, नौकर को छुट्टी दे देते हैं, तो इसे उनकी दखल अंदाजी समझी जाती है और अपने परिवार के रूखे व्यवहार से उनको गहरा आघात लगता है। और सबसे बड़े दुख की बात उनके लिए होती है कि उनकी पत्नी भी उनको समझने के लिए तैयार नहीं है। तो गजाधर बाबू जिस अकेलेपन से भाग कर आए थे, वह अकेलापन अपनी पत्नी और बच्चों के बीच कम होने की बजाय बढ़ जाता है और इस निराशा में वे वापसी उस छोटी सी जगह पर लौट जाते हैं, वापस जहां वे रेलवे की नौकरी करते थे। एक चीनी मिल में नौकरी करने के लिए वे अपनी पत्नी के साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह इनकार कर देती है। तो ये थी वापसी, घर जाके वापस लौट के आ गए। तो ये है कहानी। अब संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए कैसे आता है, तो प्रत्येक साहित्य में कुछ ऐसी पंक्तियां अवश्य होती जो उस रचना के केंद्रीय भाग को समझने में मददगार होती है। ठीक है, जैसे जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पर कोई रसोई के द्वार पर निकल आती और उसी सज्जल आंखों से मुस्कुरा उठती गजाधर बाबू को तब वह छोटी सी बात याद आती और वह उदास हो उठते। कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर से उसी स्नेह आदर के मध्य रहने जा रहे थे। तो ये संदर्भ में जिसकी जो राइटर है वो आपको लिखना है कि उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी से लिया गया और इस कहानी के मुख्य पात्र गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी से रिटायर होकर अपने घर लौट रहे थे। अपने पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रहती थी उनकी पत्नी, और उन्हें पत्नी के साथ जो है बिताए दिनों की याद आ रही थी। फिर उसके बाद आपको इसकी व्याख्या कर देनी है। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण दिया है तो इसे आप देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये सारांश यहाँ पे दिया है। तो इसमें 9 यूनिट में कोई ज्यादा नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए 10 यूनिट है क्योंकि वापसी की कथा वस्तु और मूल्यांकन हम देखेंगे। ओके, चलिए अब वापसी की कथा वस्तु और मूल्यांकन यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कहानी की कथा वस्तु क्या है। परिवेश संरचना शिल्प वेरी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज का संरचना शिल्प में शैली और भाषा संवाद 2 चीजें आती हैं। ठीक है, तो पता है कि हम देख चुके हैं कि जो ये वापसी कहानियों मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती है। 2 पीढ़ियों के अंतर द्वंद, पिता और उसके बच्चों के प्रति जो उसका रवैया होता है, उसकी पत्नी का जो रवैया होता है, उसको यहाँ पे दर्शाती है। जैसा कि पढ़ चुके हैं कि रेलवे में रिटायर्ड होते हैं गजाधर बाबू और वो लौट कर घर आते हैं, बहुत खुश होते हैं कि उनकी बीवी बच्चे उन्हें देखकर खुश होंगे। जो अकेलापन उन्हें वहां फील होता था वो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका तो स्वागत तो छोड़ो, स्वागत भी नहीं किया गया, लेकिन साथ में उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं किया गया और मजबूर होकर लास्ट में वो वापस लौट जाते हैं। कहाँ? रेलवे में, एक चीनी मिल में, वहां कंपनी में काम करने लगते हैं। वो अपने बीवी को साथ में चलने को कहते हैं, लेकिन बीवी जाने से मना कर देती है। तो ये था वापसी। ठीक है, ओके। वापसी कहानी कथा वस्तु क्या है? किसी भी कथा वस्तु को समझने के लिए ना ये समझना होगा कि रचना किस लिए की गई है, कहानी किस लिए लिखी गई है। कहानी का जो रचनाकार है, जो लेखक है, वो क्या कहना चाहता है और कहने के लिए उसने कथानक को किस तरह विकसित किया। ठीक है, तो देखिए जो ये वापसी एक सेवानिवृत्त रेलवे कार्मिक गजाधर बाबू की कहानी है। ठीक है, कहानी में इस चीज का उल्लेख नहीं है कि गजाधर बाबू रेलवे के किस पद पर थे, बस वह काम करते थे, इतना काफी था। ठीक है, लेकिन ये बताया गया है कि उनकी पोस्टिंग आमतौर पर छोटे स्टेशनों पर होती थी। तो ऐसा प्रतीत होता था कि रेलवे स्टेशन मास्टर पद पर वो कार्य करते रहे होंगे, है ना। रेलवे स्टेशन मास्टर पद ऐसा जिसमें रेलवे कर्मी को छोटे छोटे स्टेशनों पर ड्यूटी देनी होती थी और इसीलिए वो 35 साल तक नौकरी करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। और इसी वजह से यानी छोटे छोटे स्टेशन जो नहीं मिलते थे, यानी ट्रांसफर जो होते रहते थे, इसकी वजह से वो परिवार को साथ में नहीं रखते थे। उनका परिवार एक छोटे से शहर में बीवी और बच्चों के साथ में रहता था। ठीक है,
और उनकी नौकरी इस तरह की थी, जिन्होंने रेलवे के छोटे छोटे स्टेशनों पर रहना पड़ता था, उनके छोटी जगहों में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उचित प्रबंध नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको कहाँ रखते थे, बीवी बच्चों को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक मकान बनवा लिया था और उनकी पत्नी बच्चों के साथ रहती थी वहां शहर में। ठीक है। अब गजाधर बाबू के कुल 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां थी। एक बेटी और एक बेटे की शादी हो गई थी। बेटी शादी के बाद ससुराल चली गई थी, लेकिन बेटा उसी मकान में अपनी माँ, पत्नी और छोटे भाई और बहन के साथ रह रहा था। छोटे भाई बहन अभी पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू लौटकर अपने इसी घर परिवार में आते हैं, उनसे घर में लौटने की खुशी है। अपनी पत्नी के साथ दोबारा पाने की इच्छा, उनके साथ बिताए सुखद अनुभव उनकी यादों में बसे हुए थे। पत्नी की सुंदर और स्नेह भरी छवि उनकी स्मृतियों में बनी हुई थी। ठीक है। लेकिन लंबे काल तक अपनी पत्नी और बच्चों से अलग और अकेले रहने से उन्हें मुक्ति मिलने वाली है, इस बात से उन्हें खुशी से भर दिया था। हालांकि उनके मन में इस बात का विषाद भी है, कितने सालों बाद जिस संसार में रहे हुए उससे छूट रहा है। ठीक है। लेकिन जस्ट उल्टा होता है, वो वहां पे जाते तो उनके साथ क्या होता है, जस्ट ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये कथानक हो गया। ठीक है। तो कहानी को 3 भागों में यहाँ पर विभाजित करके देख सकते हैं कि पहले भाग में गजाधर बाबू रिटायर होकर अपने घर लौटने से संबंधित प्रसंग है। यह छोटा भाग है जिसमें घर परिवार के बीच लौटने का उल्लास, जो उनके खुशी थी वो उनके चेहरे पर दिख रही थी। फिर दूसरे भाग में आप लिख सकते हैं कि कहानी का विकास होता है, इसमें गजाधर बाबू अपने घर परिवार वालों के साथ रहने से जुड़े प्रसंग हैं। ठीक है, जो वो सोचते हैं, और इन प्रसंग के माध्यम से गजाधर बाबू अपने ही परिवार से होने वाले मोहभंग का अपेक्षाकृत विस्तार से वर्णन करते हैं। ठीक है। और तीसरे भाग में उनका वापसी उसी छोटी जगह पर लौट जाने का निर्णय और लौटना है जहां से वो रिटायर होकर आए थे। तो ये था कि इस तरह गजाधर बाबू की नौकरी से पहली वापसी और घर से दूसरी वापसी खत्म हो जाती है। ठीक है, कथानक हो गया। चरित्र चित्रण में वही है, गजाधर बाबू है, आप इसको उनको नायक भी कह सकते हैं क्योंकि पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है। फिर दूसरा जो है, क्योंकि एक इसमें कैरेक्टर को रखा गया सिर्फ और सिर्फ गजाधर बाबू को रखा गया, बीच में उनकी पत्नी उनके बच्चे कुछ टाइम के लिए आते हैं, लेकिन मेन जो कैरेक्टर था वो गजाधर बाबू का ही था। ठीक है ना। तो इसमें कथानक इंपॉर्टेंट हो सकता है। परिवेश जो कहानी का है वो मध्यम वर्ग का है। कहानी के प्रसंग प्रमुख रूप से 2 स्थानों पर घटित होते हैं। कहानी का आरंभ छोटे से रेलवे स्टेशन पर होता है जहां गजाधर बाबू नौकरी करते हैं और एक छोटे से सरकारी घर में रहते हैं। कहानी में इस जगह पर बहुत संक्षिप्त विवरण है। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे जान पहचान के लोग ले गए और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी और उस क्वार्टर में बहुत कम सामान था। ठीक है। तो ये था, आप इसको कह सकते हैं, लिख सकते हैं। हर बार आपको इसमें कहानी ही लिखनी पड़ेगी और कुछ नहीं। संरचना शिल्प यहाँ पे देख लेते हैं, संरचना शिल्प क्या हो सकती है। ठीक है। क्योंकि जो कहानी का संबंध हो मध्यम वर्गीय परिवार के से और यथार्थ के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी सच्चाई के साथ में जुड़ा हुआ है। तो एक मध्यम वर्गीय शहरी परिवार में बुजुर्ग लोगों की बदलती स्थिति को इस कहानी का विषय बनाया गया है। कहानी वर्णात्मक शैली में लिखी गई। तो शैली कैसी इसकी है, वर्णात्मक शैली है। गजाधर बाबू इस कहानी के केंद्रीय चरित्र हैं और पूरा घटनाक्रम उनके माध्यम से ही हमारे सामने आता है और कहानी में कोई अति नाटकीय प्रसंग नहीं है और ना ही पात्रों को सफेद और स्याही के रूप में पेश किया गया है। और एक मध्यम वर्गीय परिवार के घरेलू और अर्थात प्रसंग की एक एक कर हमारे सामने आते हैं जो एक रियल में मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। ठीक है। और प्रसंग कहानी के मुख्य तथ्य को स्पष्ट करने के लिए रखे गए थे, लेकिन इस रूप में पढ़ने वालों को कुछ बनावटी गैर जरूरी ना लगे। तो इसकी शैली जो वर्णनात्मक शैली है। ठीक है ना। यथार्थवादी शैली में लिखा गया है, धीरे धीरे विकसित होती है कहानी। फिर वही कहानी आपको लिखना पड़ेगा। सब में वही रहता है कि वो रेलवे स्टेशन में रहते हैं, रिटायर होते हैं, घर जाने से पहले वो कितना सोचते हैं अपने संबंध को, अपनी बीवी के संबंध को सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। उनकी स्मृतियों में, उनकी यादों में जो चीज होती है उसे सोचकर वो खुश होते हैं कि उसी तरह से जाके वो फिर से अपने घर परिवार के साथ रहने लगेंगे, फिर उस तरह से जिंदगी गुजारेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, सुखद जीवन गुजारेंगे, वैसी कल्पना करने लगते हैं। ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर क्या होता है आपको पता है, तो वो लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार में आमतौर पर देखे जा सकते हैं, कहानी का पूरा ताना बाना सामान्य प्रसंगों से ही जुड़ा गया है। ठीक है। लेकिन पूरी कहानी की परिणति जो है मध्यम वर्गीय परिवार में हो रहे बदलाव को बहुत ही तीखे और संवेदनशील ढंग से उभारती है। भाषा और संवाद। भाषा भी यथार्थ परक है।
क्योंकि वर्णनात्मक शैली है, यथार्थ पे कहानी लिखी गई है, सच पे कहानी जो वर्तमान में चल रही है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के साथ में होता है उस पर लिखी गई है, तो भाषा भी यथार्थपरक है, ठीक है ना। कहानी बहुत ही सदी हुई भाषा में लिखी गई है। छोटे छोटे वाक्यों में रचनाकार ने अपनी बात कही है और शब्दों का इस्तेमाल भी उतनी सावधानी से किया है, और प्रत्येक बात को इस तरह से कहा है कि उसके पीछे की भावना पाठक को बोध हो, ठीक है। और कहानी की जो आरंभिक पंक्तियां हैं इन विशेषताओं को प्रकट कर देती हैं जो अभी जस्ट हम ऊपर ये पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ के तो आ रहे हैं ना, ओके। तो ये आपको यहाँ पे भाषा में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप 4-5 भी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं इसमें BHDC 134 में, तो क्योंकि ये जो कहानी नई कहानी दौर की एक महत्वपूर्ण कहानी है वापसी, इसीलिए मैं इसको बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है, ठीक है ना। और उनकी सबसे चर्चित कहानी में से एक है, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन यदि तैयार कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा आपका ये पेपर जा सकता है, ठीक है ना। कहानी में किस समस्या को उठाया गया, तो वही मध्यम वर्गीय परिवार की जो एक समस्या होती है उसी को यहाँ पे उठाया गया है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो वापसी पढ़ लीजिएगा एक बार कहानी को। जितनी भी कहानियां उनको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। कहानियों को पढ़ने से क्या पता चलता है, थोड़ा सा आपके नॉलेज में चीजें रहती हैं, और यदि कोई भी उससे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर लिख सकते हो, ये बेनिफिट आपको मिल जाता है, ठीक है ना, राइट। तो जो वापसी कहानी है आधुनिक परिवारों में वृद्ध माता पिता के प्रति बच्चों के बदलते रवैये का अत्यंत मानवीय चित्रण करते, जो ऊपर क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे है। और कहानी बताती है कि माता पिता के लिए अपने ही बच्चों के साथ घुल मिलकर रहना मुश्किल हो सकता है यदि वे बच्चों की भावनाओं और इच्छाओं को ना समझे। तो कहानी के मुख्य पात्र गजाधर बाबू का चित्रण इस दृश्य से प्रभावशाली होता है। पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में मध्यम वर्ग के परिवार का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। भाषा जो है वो संवेदनात्मक और सहज है, ठीक है। अब यहीं पे आप देख लो, अगर आप इसको पढ़ो तो समझ में आए कि भाषा और शैली विशेषताएं बता सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में भी आ जाएगा, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। और हाँ, ये आपका जो चैप्टर है एक तरह से सब्जेक्ट BHDC 134 का ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 फिनिश्ड हो चुका है। अब बचा है ब्लॉक 3, तो उसके भी 1-2 यूनिट ही हम लेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा, तो ठीक है ना। तो उस वीडियो का आप वेट करिएगा। और आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम व्हाट्सएप का, तो आप उससे जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।